हेलो, आज हम आप लोगों को भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, पूछ रहा है अपवाह क्षेत्र। देखिए, अपवाह का मतलब होता है एक मुख्य नदी, जैसे हमारी एक मुख्य नदी हुई और उसकी अन्य सहायक नदियाँ, ये देखिए तमाम सहायक नदियाँ जाकर के उस मुख्य नदी में मिल रही हैं और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ आकर के ये पूरा का पूरा इलाका अगर हम देख डालते हैं तो इसी पूरे इलाके को क्या कहा जाता है, अपवाह क्षेत्र। तो इसमें दिया गया है कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो आपका गंगा नदी का अपवाह सबसे बड़ा है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो विशेष करके बृहद हिमालय से होता है। आपका जो बृहद हिमालय है ये उत्तराखंड गंगोत्री यहाँ से होता है और ये आगे बढ़ते हुए पहले आप ये जाएगा दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे ये आप देखिए इसको, ऐसे ये जा रहा है, ये नदी जा रही है ऐसे ऐसे ये। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी हो जाती है? गंगा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है। तो आपका है सबसे लंबी नदी जो आपकी आती है वो है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो 2525 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों से होकर के बहती है। देख लेते हैं इधर, एक उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश 2 है, बिहार 3 है, ये झारखंड की सीमा बनाते हुए जाती है, 4 हो गया, और पश्चिम बंगाल 5। ये 5 राज्यों में होकर के बहती है। अब जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और इसी में जो है ब्रह्मपुत्र आप नदी देख रहे हो तो तिब्बत के पठार से निकलती है, ट्रांस हिमालय से निकलती है। यही नदी आकर के यहाँ मिलती है बांग्लादेश में। तो ये जो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब इसमें मिलती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर देती है। और इसके बाद जो है ये इसके अगर हम बाएं तरफ की बात करें, उसके बाद फिर दाएं तरफ की बात करें, कौन कौन सी नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां दाहिने तरफ से मिलती है, तो यहाँ पर ज़्यादा विस्तार ना करते हुए इसके मुख्य जो प्रश्न बन रहे हैं उससे हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसके जो बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी जो है वो महानंदा है। कौन सी नदी है? महानंदा। जो सबसे अंतिम में मिलने वाली नदी क्या नाम है? गंगा में महानंदा है। और एक प्रश्न इसमें से और आ जाता है कि एक तो ये भारत की सबसे लंबी नदी हो गई और यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा हो गई। हाँ, एक चीज़ और है, अगर हम ये प्रश्न करें कि प्रायद्वीपीय भारत से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो हो जाती है वो सोन नदी है। ध्यान दीजिएगा, सोन नदी। आपका जो सोन नदी है वो अमरकंटक का पठार रही है। अमरकंटक के पठार से निकलते हुए, ठीक है, ये आगे बढ़ती हुई और ये पटना के पास दाहिने तरफ से जो है ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें हमारा आ जा रहा है कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है। ट्रांस हिमालय, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कह सकते हैं, जो तिब्बत के पठार से
नहीं निकलती है। यहाँ नहीं शब्द आया है, नहीं निकलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गंगा। तो गंगा आपका जो गंगा नदी जो निकलती है वो विशेष रूप से जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के उत्तर तरफ से निकलती है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है ना। तो आपका सही उत्तर होगा गंगा। अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, राकसताल झील के पास है, वहीं से निकलती है सतलज नदी। और इस सतलज नदी की एक खास विशेषता ये है, ये हिमालय की तीनों पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। हिमालय की तीनों पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के ये क्या नाम है, चिनाव में जाकर के मिल जाती है सतलज। ये तीनों पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक, करते हुए जा कर के ये मिलती है। तो आपका ये सतलज हो गया। सिंधु की अगर बात करें तो जो सिंधु नदी है, हम ऐसे कह सकते हैं सिंधु नदी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे उत्तरवर्ती नदी है ये। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के पठार से निकलती है। तो आपका हो गया सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं वो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। और बाकी गंगा जो नदी है आपकी, ये देखिए गंगा नदी है, वो बृहद हिमालय से निकलती है, ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में लायंस माउथ या सिंगी खम्मन कहा जाता है। लायंस माउथ या सिंगी खम्मन कहा जाता है। तो आपका जो नदी आ रहा सतलज नहीं आएगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, आपका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी को जो है वो तिब्बत में सिंगी खम्मन माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये जो सिंधु नदी है ये आपका यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है और ये उत्तर की तरफ बढ़ते हुए ये लद्दाख की तरफ बढ़ती है। देखिए आपका जो लेह है, लेह जो है वो सिंधु नदी के उत्तर में है और लेह से आगे बढ़ते हुए ये गिलगिट के पास पहुंचती है और गिलगिट के पास पहुंचने के बाद एक बड़े खड्ड का निर्माण करती है। खड्ड के निर्माण के बाद ये आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी के ये बाएं तरफ से मिलने वाली 5 मुख्य नदियां हैं, जिसमें से ये आपका आता है, पहली नदी जो आती है वो आ जाएगी झेलम। ध्यान दीजिएगा, ये झेलम नदी आकर के मिलती है, इसमें बैरीनाग झील वाला इलाका है झेलम। उसके बाद चिनाव, उसके बाद चिनाव हो गई, उसके बाद फिर रावी और ये जो ब्यास नदी है वो सतलज में आकर के मिलती है। अब सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ये सतलज नदी जो है वो चिनाव की सहायक नदी हो जाती है। अब इसका अलग अलग पौराणिक नाम है। अगर हम सिंधु की बात करें, क्योंकि इसका उत्तर आएगा सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो सिंधु नदी है, पहला पॉइंट, ये ट्रांस हिमालय से निकलती है, ट्रांस हिमालय से, ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी का मतलब है दो या दो देशों के अधिक देशों में जो नदी बहती है उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। क्योंकि ये क्या नाम है, यह तिब्बत से तो निकल ही रही है, भारत भी आ जाता है और इसमें पाकिस्तान भी आता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नदी इसको हम कह सकते हैं। तो ये इसका उद्गम जो होता है ट्रांस हिमालय से होता है। और ये इसका जो मुहाना है, मुहाना का मतलब ये नदी जहाँ गिरती है वो अरब सागर है, मतलब अरब सागर, मुहाना अरब सागर, इसका मुहाना अरब सागर है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। और अगली बात है, इसके बाएं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो हम देख लेते हैं। बाएं तरफ से मिलने वाली
नदियाँ। तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो इसमें आ जाती है झेलम। झेलम पौराणिक नाम वितस्ता, ये हो गई। इसके बाद चिनाव नदी। चिनाव नदी, इसका पौराणिक नाम है अस्किनी। तो झेलम हो गया, चिनाव हो गया। रावी, रावी नदी भी इसके बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। रावी का पौराणिक नाम है परुष्णी। परुष्णी। तो झेलम, चिनाव, रावी। इसके बाद ब्यास का नंबर आता है। ब्यास, ब्यास का जो पौराणिक नाम है विपाशा कहा जाता है, विपाशा। और इसके बाद सतलज नदी है, ध्यान दीजिएगा, सतलज, सतलज नदी है। ये मुख्य रूप से 5 नदियाँ ये सिंधु नदी के बाएं तरफ से आकर के मिलती है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और है, सिंधु नदी का जो पौराणिक नाम है वो हिरण्यानी है। क्या है? हिरण्यानी। सिंधु नदी का पौराणिक नाम हिरण्यानी है, जो ट्रांस हिमालय से निकलती है, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसके बाएं तरफ से मुख्य 5 नदियां हैं जो आकर के मिलती हैं। एक है झेलम, जिसका पौराणिक नाम वितस्ता है। दूसरा चिनाव, जिसका पौराणिक नाम अस्किनी है। रावी, जिसका पौराणिक नाम परुष्णी है। और ब्यास, जिसका नाम विपाशा है। और अगला है सतलज। सतलज का जो पौराणिक नाम है सुतुद्री, सतुद्री या सुतुद्री बोला जाता है, सुतुद्री। इसका पौराणिक नाम जो है वो सुतुद्री है। ये 5 नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी पर भी तमाम बांध बनाए गए हैं, जिसमें से मुख्य बांध जो झेलम नदी पर बनाया गया है वो तुलबुल बांध है। कौन सा बांध? तुलबुल बांध बनाया गया है। चिनाव नदी की अगर बात करें तो चिनाव नदी में विशेष करके ये बगलिहार जल विद्युत परियोजना, सलाल विद्युत परियोजना, इसमें चिनाव में बगलिहार हो जाता है, बगलिहार परियोजना हो जाता है। बगलिहार परियोजना के साथ साथ अगर देखें तो सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, ये तमाम परियोजनाएं बनाई गई हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें देखिए, हम भूल रहे थे कि जो झेलम नदी है वो विशेष रूप से, ये झेलम नदी के किनारे जो है ये श्रीनगर बसा हुआ है, और श्रीनगर बसा हुआ है, और ये बुलर झील में अपने जल को प्रवाहित करती है, बुलर झील में। और बुलर झील में जल को जब प्रवाहित करती है तो वो उस झील के इसके बाद बाहर आ जाती है। तो इसकी एक खास विशेषता है कि ये अपने जल को बुलर झील में प्रवाहित करती है, बुलर झील से फिर आगे बढ़ जाती है। चिनाव की बात करें तो चिनाव नदी जो है, इस पर बगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना है, और तमाम परियोजनाएं लगाई गई हैं। ठीक है। और अगर हम रावी की बात करें तो जिसको परुष्णी के नाम से जाना जाता है, ये 3 बांध इस पर बनाया गया है रावी नदी पर। और ब्यास जाकर के सतलज में मिल जाती है। ब्यास एक इसकी खास विशेषता ये कि भारत से निकलती है और भारत में ही जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सी नदी बीहड़ खड्ड या अवनलिका का निर्माण करती है? कौन सी नदी बीहड़ खड्ड या अवनलिका का निर्माण करती है? तो आपका जो क्वेश्चन इसमें सही आ रहा है वो है चंबल। चंबल की एक खास विशेषता ये है, यमुना की सहायक नदी है। देख लीजिएगा, ये यमुना नदी ऐसे होते हुए जो आगे बढ़ती है और जा कर के इलाहाबाद में जो है वो गंगा में मिल जाती है। और ध्यान से देखने की बात ये है कि जो ये चंबल नदी है, ये देखिए आपका इधर से आपका आता है विंध्याचल। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल वाला जो इलाका है वो बिहार के सासाराम तक पहुंच गया है। और विंध्याचल के उत्तरी सिरे में, उत्तर तरफ जो है, ये मालवा का पठार है। मालवा का, एक मिनट, ये देखिए मालवा का पठार है। इस मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है।
और ये बीहड़ खड्ड का निर्माण करती है, अवनलिका का। इसका जल जो जाता है एकदम नाली की टाइप, बड़े बड़े जैसे खड्ड से होता हुआ नाली बनाता हुआ ये जाता है। और ये विंध्याचल है, विंध्याचल के पश्चिमी छोर, और विंध्याचल के जो पश्चिमी छोर वाला इलाका है वो मालवा का पठार है। तो मालवा के पठार से ये निकलती हुई, और ये आप देखिए राजस्थान जो कोटा है, कोटा से, कोटा इसके किनारे बसा हुआ, ये जा कर के ये यमुना में जा कर के मिल जाती है, इटावा के पास मिल जाती है। इसकी एक खास विशेषता और ये कि उल्टी बहने वाली नदी है, उत्तर की तरफ बहने वाली नदी है चंबल नदी, और ये बृहद खड्ड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, इस नदी पर चुलिया जलप्रपात बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, चुलिया जलप्रपात इसी चंबल नदी पर बनाया गया है। इस चंबल नदी पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। एक महाराणा प्रताप बांध बनाया गया है, और अगला महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बनाया गया है इस नदी पर। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काली सिंध वगैरह आती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती है। अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती है, तो ध्यान दीजिएगा, अरावली का पश्चिमी छोर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये गुजरात वाला जो इलाका है पालनपुर, यहीं से शुरू होता है अरावली की पहाड़ी, और जा कर के दिल्ली में वही अरावली की पहाड़ी दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है। तो इस अरावली के पश्चिम साइड में, इधर आपका पूरब साइड है, पूरब तरफ, इधर पश्चिम तरफ है। पश्चिम तरफ जो है ये अजमेर के पास से लूनी नदी आकर के निकलती है, और ये आगे बढ़ते हुए, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान और ये गुजरात, ये कच्छ के रन में जाकर के गिर जाती है। इस नदी की एक खास विशेषता है कि ये बरसात जब नहीं होता है तो ये नदी सूख जाती है। हालांकि पश्चिम तरफ से निकलने वाली तमाम ऐसी नदियां हैं जो क्या नाम है, गर्मियों के समय जब बरसात नहीं ज़्यादा होता है तो वो सूख जाती हैं ये। और इसकी एक और ख़ास विशेषता है, ये जहाँ से निकलती है लूनी नदी अजमेर के पास से, तो वहाँ पर इसका जल मीठा होता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो इसका जल खारा हो जाता है। इसकी एक खास विशेषता है। और ये सदाबहानी नदी नहीं है, ये मौसमी नदी बोली जाती है ना। अब अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है, साबरमती की बात करें, तो साबरमती जो है वो विशेष करके ये जो अरावली है, अरावली की पूरब तरफ से निकलती है और आ करके ये कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में आपकी साबरमती। और साबरमती नदी के किनारे ये गांधी, जो महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है, इसी नदी के किनारे है। और ये आकर के कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। लूनी नदी कहाँ आकर के गिरती है, कच्छ की खाड़ी में आकर के गिरती है। हाँ, माही नदी की अगर बात करें, माही नदी, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश के पास से निकलती है, मध्य प्रदेश, और ये आगे बढ़ते हुए ये राजस्थान, राजस्थान से फिर गुजरात, ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये आते हुए आकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और नर्मदा की अगर बात करें तो नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलते हुए आगे बढ़ करके, मतलब पश्चिम की तरफ, ये जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। भ्रंश घाटी, तो ध्यान दीजिएगा, भ्रंश घाटी में बहने वाली जो नदियां हैं विशेष करके वो आपका ये है नर्मदा नदी। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी आ जाती है, ताप्ती नदी भी आ जाती है, और दामोदर, ये तीनों नदियां जो है भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लोकेशन नर्मदा नदी का। तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए आपका आ रहा है विंध्याचल, विंध्याचल इधर देखिए ध्यान से, ये विंध्याचल हो गया। और विंध्याचल के अगर हम क्या नाम है दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण की तरफ पहाड़ी है वो है सतपुड़ा, ये है आपका सतपुड़ा। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में
अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से आपका नर्मदा नदी निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहते हुए भ्रंश घाटी में और जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भ्रंश घाटी में बही, ठीक है। और इसी अमरकंटक का जो पठार है या पहाड़ी है, इसी से एक नदी और निकलती है जो पूरब साइड से निकलती है, वो है सोन नदी। और यह सोन नदी जाकर के गंगा में पटना के पास मिल जाती है। अब देखिए, जो ये आपका विंध्याचल वाला था, ठीक है, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की उत्तर की तरफ जो विंध्याचल पहाड़ी है और दक्षिण की तरफ जो है सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा के दक्षिण तरफ से ये आपकी ताप्ती नदी बहती है। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी बहती है और ये ताप्ती नदी ये भी पश्चिम की तरफ बहते हुए, ठीक है, ये देखिए आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आगे बढ़ते हुए ये जाकर के कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। उसी तरह से अगर दामोदर की बात करें तो दामोदर नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। अब ये दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गंगा। ध्यान से देखिएगा, तो गंगा जो उत्तराखंड बृहद हिमालय से निकली थी, यही आगे आकर के आगे जाएगी, है ना, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगी और एक हिस्सा इधर आ जाएगा आपका। तो इसकी एक सहायक नदी है भागीरथी गंगा, भागीरथी हुगली जिसको कहते हैं, भागीरथी हुगली। ये भागीरथी हुगली जो आपका आता है, हुगली जिसको हम रूप में कहते हैं, तो हुगली की सहायक नदी कौन सी हो जाती है? ये आपकी दामोदर नदी। ये आपकी हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी जो कि भ्रंश घाटी में मिलती है। तो मुख्य रूप से तीन नदियाँ जो है भारत में, तीन नदियाँ जो भ्रंश घाटी में मिलती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपका आ जाता है नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती, उसके बाद दामोदर। अब एक बात और ध्यान देना है कि जो नर्मदा नदी है ये जब गुजरात में पहुंचती है यहाँ पर, तो इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है जो काफ़ी फेमस बांध है, पेपर में पूछा जाता है परीक्षा में। वो बांध है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और आपका अगर दामोदर की बात करें तो भारत में सबसे पहला जो है जल विद्युत परियोजना जो सबसे पहला जो बांध बनाया गया था वो दामोदर नदी पर बनाया गया था, ठीक है। और सोन नदी की अगर फिर से बात कर लेते हैं तो सोन नदी गंगा में दक्षिण भारत से मिलने वाली सबसे लंबी नदी आती है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलते हुए आगे बढ़ती है और इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ठीक। ये नर्मदा नदी है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती है? गार्ज मतलब खड्ड का निर्माण करती है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी है आपका, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकांश नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसमें कारण है कम ऊंचाई से गिरती हैं, इसीलिए जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो गार्ज का मतलब खड्ड का निर्माण करती हैं। तो आपका जो है ऑप्शन आ रहा है इसमें, जैसे ये आपका है कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती है, तो गार्ज का निर्माण आप करेगी वो नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी किस में गिर रही है? ये अरब सागर में गिर रही है। और बाकी जितनी नदियां हैं ध्यान दीजिएगा, देखिए सह्याद्री है, ये सह्याद्री है, सह्याद्री के जो पश्चिम पूरब तरफ से निकलने वाली नदियां, तमाम ऐसी नदियां हैं। अब देखिए इसको अगर हम बात करें, क्या नाम है, ये महानदी जो उड़ीसा में बहती है ना, ये आपका जो है डेल्टा का निर्माण करेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो है आपका हीराकुंड बांध बनाया गया है, कहाँ, क्या नाम है, ये महानदी पर, यहाँ गिरी बंगाल की खाड़ी है। महानदी के बाद आ जाती है गोदावरी, ध्यान दीजिएगा गोदावरी, ठीक है। ये भी जो है सह्याद्री की पहाड़ी है, तो ये भी क्या नाम है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये क्या नाम है डेल्टा का निर्माण करेगी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये भी क्या करेगी, क्या नाम है, ये डेल्टा का निर्माण करेगी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, क्या नाम है,
डेल्टा का निर्माण करती है, अर्थात अधिकांश नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो जो है गार्ज या खड्ड का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया आपका। हाँ, एक चीज़ और इसमें आ रहा है, एक क्वेश्चन इसमें और बन रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका है गोदावरी नदी। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी। गोदावरी नासिक के पास से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसको क्या नाम है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। और जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ये कावेरी भी कहाँ गिरती है, क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी में। तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। उसी तरह से अगर हम देखें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकल, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। दो हो गया। और एक जो सोन नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी में आती है, सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिमी ढाल से निकलती है। सह्याद्री के पश्चिम ढाल से निकलती है, मतलब इस साइड से निकलती है ना। तो आपका आ जाता है भरतपुंझा। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी ढाल से निकलती है। और ये भरतपुंझा जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है। ये अन्नामलई की पहाड़ी से निकलती है, अन्नामलई की पहाड़ी से निकलते हुए अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद क्या नाम है, अगर हम पेरियार की बात करें तो पेरियार नदी भी केरल में है। ठीक है, ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये भी अन्नामलई की पहाड़ी से निकलती है, ये भी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो और तमाम ऐसी नदियां हैं, जो जुआरी नदी है जो वो भी जाकर के क्या नाम है अरब सागर में गिरती है। वो कौन सी नदी कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली जो नदी है वो आपकी है नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी जो है कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक जल विसर्जित करने वाली नदी कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा जल को अपवाहित करने वाली या विसर्जित करने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा विसर्जित करने वाली जो जल है वो आपका आता है गंगा नदी, तो आएगी नहीं। यमुना की अगर बात करें तो यमुना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। हाँ, ब्रह्मपुत्र आ जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे ज़्यादा जल अपवाहित करती है, सबसे ज़्यादा अवसाद बहाती है। ये बरसात के सीजन में इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक हो जाती है। और ये विशेष करके अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत के पठार के पास, जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का जो नमचा बरवा है, इस नमचा बरवा को जब पार करती है तो एक बड़े खड्ड का निर्माण करती है, गड्ढे का निर्माण करती है। यहाँ पर देखिए असम में, और यहीं पर सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण कर देती है, नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये कहाँ बनाया जाता है, असम में। और उसके बाद यही देखिए आगे बढ़ते हुए असम, सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किस में है, असम में। सबसे ज़्यादा ये असम में करती है प्रवेश। उसके बाद यही आगे जब बढ़ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश जब कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना के नाम से ये जानी जाती है। इसकी तमाम सहायक नदियां हैं, जैसे देवांग है, दिवांग है, लोहित है, धनश्री है, ये तमाम नदियां इसकी सहायक नदी है। और अगर हम इसकी और बात करें तो इस नदी बेसिन में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो असम है इलाका, ठीक है, इसमें जैसे नहरकटिया है, डिब्रूगढ़ है, ये तमाम इलाके जो हैं ये यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह से
ये क्या नाम, सबसे ज़्यादा जल अपवाहित करने वाली नदी है। अगर हम इसकी बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी जो होती है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।